आजकल चारों ओर बाढ़ आई हुई है। देश के कई राज्यों के कई हिस्से इससे प्रभावित हैं। बाढ़ की बर्बादी के से बेबस दिल्ली को भी आज मौसम की और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दर्द से करहाती दिल्ली के सामने अलर्ट। जल प्रहार के रौद्र रूप का सामना कर रही दिल्ली के सामने चेतावनी। मौसम की मारी दिल्ली के सामने वार्निंग। राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में अगले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में शनिवार को मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे देश में सक्रिय है। इसी वजह से उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत दिल्ली में बारिश हो रही है। यानी दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। येलो अलर्ट में मौसम खराब होने की भी आशंका होती है। ऐसे में दिल्ली के जिन इलाकों में बाढ़ का पानी भरा है वहां तो परेशानी हो ही रही है। शनिवार को दूसरे इलाकों में भी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन सकती है। और साथ में देखिए आप किस तरीके से दिल्ली में हर ओर यमुना का पानी भरने की वजह से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। राजधानी में WHO की बिल्डिंग के पास IFC रेगुलेटर खराब है। इस पर ऑन कैमरा LGV सक्सेना मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच गहमा गहमी भी देखी गई। हालांकि भारतीय सेना ने समय पर पहुंच करके स्थिति को संभाल लिया। भारतीय सेना जब मैदान में उतरती है तो मैदान मार के ही आती है, चाहे वो मैदान पानी से भरा हुआ ही क्यों ना हो। दिल्ली में ITO बैराज पर सेना के जवानों ने डैम के 5 गेटों को जाम करने वाली गाद और कीचड़ को जान हथेली पर रखकर साफ करने के काम को अंजाम दिया। बाढ़ और बारिश ने दिल्ली में बर्बादी ला दी है। यमुना का पानी भरने से दिल्ली को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मुसीबत तब और भी ज्यादा बड़ी हो गई जब IFC रेगुलेटर खराब हो गया। लेकिन गनीमत है कि वक्त पर इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला और 20 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद देर रात बिना रुके बिना थके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम दिल्ली वासियों को बचाने के लिए और यमुना का फ्लो दिल्ली की तरफ आने से रोकने की तरफ काम कर रहे हैं। रेगुलेटर ठीक करने के बाद ITO बैराज के बंद पड़े 5 में से 1 गेट को खोल दिया गया। रेगुलेटर के काम की निगरानी खुद दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना कर रहे थे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सेना के जवानों का शुक्रिया अदा किया। एक तरफ पिछले कई दिनों से यमुना की बाढ़ झेल रही दिल्ली को इस मुसीबत से निजात पाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ राजधानी को इस बदहाली से निकालने के बीच ही सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। बाढ़ से घिरी दिल्ली में यमुना का जलस्तर जितनी तेजी से नीचे नहीं जा रहा, उससे कई गुना तेजी से अब इस मुद्दे को लेकर सियासी तापमान बढ़ने लगा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने यमुना में डूबी दिल्ली के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगा दिया है। आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। इसी बीच कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर पहले से तैयारियां नहीं करने का आरोप लगाया है। आपने सरकारी काम ठप कर दिया आपसी लड़ाई में, उसका नतीजा और उसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच दिल्ली को बाढ़ की मुसीबत से कैसे निकाला जाए, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो बात दिल्ली के सैलाब की। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के कामयाब दौरे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE रवाना हो गए हैं। PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 5वां UAE दौरा होगा, जो भारत और UAE के गहरे होते संबंधों की प्रमाण भी देता है। अपनी 2 दिनों की फ्रांस यात्रा पूरी करने के बाद लौटते हुए आज प्रधानमंत्री अबू धाबी जाएंगे और अपनी यात्रा के दौरान UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पेरिस से प्रधानमंत्री सीधे अबू धाबी जाएंगे, जहां वो सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी UAE के राष्ट्रपति के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें G20 के एजेंडे को लेकर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत का UAE को निर्यात बढ़ाने पर भी जोर होगा। सेरेमोनियल वेलकम, बायलैटरल टॉक्स एंड other events organized in honor of
Prime Minister's visit to UAE. पिछले साल ही भारत और यूएई के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए थे। ऐसे में भारत अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार बेहतर कर रहा है। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह रूस और चीन के बीच बढ़ती जुगलबंदी है। पाकिस्तान को साधने के लिए भी भारत सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर सुझाव लेने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब यूसीसी पर लोगों के सुझाव 28 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। पहले ये तारीख 14 जुलाई तय की गई थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जून को नोटिस जारी करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों और संगठनों से सुझाव मांगे थे। 14 जुलाई तक कमीशन को 50 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। ऐसे में लॉ कमीशन का मानना है कि ये मुद्दा भारत के हर नागरिक से जुड़ा है, इसलिए इस पर कोई निर्णय लेने से पहले जनता की राय जानना जरूरी है। यूसीसी पर जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और अलग अलग जगहों पर कई अनुरोधों को देखते हुए लॉ कमीशन ने इस पर राय लेने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है और जनता की राय लेने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर आखिरी तारीख 28 जुलाई तक कर दी है। उधर लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूसीसी के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर भड़क गए। आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। दरअसल केरल के गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि यूसीसी किसी के धर्म को टारगेट नहीं करता है, बल्कि ये देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की बात करता है। इन सब के बीच बिहार में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गुरुवार को जिस तरह पटना में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और इसे लेकर बीजेपी में आक्रोश है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर घमासान देखने को मिल रहा है और इसी बीच बीजेपी ने मौत की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई है। पटना में 13 जुलाई को बिहार पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके बाद बिहार में हंगामा थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने इस लाठीचार्ज की जांच के लिए अपने 4 नेताओं की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो आज मामले की जांच के लिए 10 बजे पटना पहुंचने वाली है। 4 सदस्यों वाली इस जांच कमेटी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम और सुनीता दुग्गल को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया है। अब मैं घटना की जांच करने जा ही रहा हूँ, तो घटना करने के जांच के बाद ही पूरी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपूंगा। इधर बिहार बीजेपी ने लाठीचार्ज की घटना को लेकर प्रदर्शन किया और काला दिवस मनाया। बीजेपी ने विधानसभा में भी लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन भी पहुंचे। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता पूरी तरह से एकजुट होकर प्रदर्शन में जुटे रहे। महाराष्ट्र में एनसीपी की फूट के बाद अजीत पवार ने पहली बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शुक्रवार रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उसी पर रिपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शुक्रवार रात को शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत खराब है। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ही शुक्रवार को प्रतिभा पवार की सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अपनी चाची की तबीयत का हालचाल लेने पहुंचे थे। इससे पहले अजीत खेमे के छगन भुजबल ने प्रतिभा पवार के बारे में चिंता व्यक्त की थी। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द अस्पताल के बाहर दुरुस्त होकर आए और मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और लोगों को प्रार्थना करूंगा कि वो भी जो है भगवान से प्रार्थना करें। अजीत पवार का अचानक अपने चाचा के घर जाने की तस्वीर भले ही साफ नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक हलकों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने 7 महीने में ही दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। इसके साथ ही स्टेट में डीजल पर वैट 7.40 यानी 7 रुपए 40 पैसे से बढ़कर के 10 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है। शुक्रवार दोपहर ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की जनता से आपदा राहत कोष में बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की। देर शाम सरकार ने नए आदेश जारी कर डाले, जिसमें
डीजल पर प्रति लीटर वैट 3 रुपए बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने प्रदेश भर में जमकर तबाही मचाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को करीब 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने केंद्र से 2,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग की। अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कोष से 1,100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। इस बीच डीजल पर वैट बढ़ाना सरकार के कोष की भरपाई करने के लिए गए फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने डीजल पर वैट 9.96% से बढ़ाकर 13.9% प्रति लीटर कर दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल 89 रुपए से 91 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इससे बड़े माल वाहनों की ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर होगा। कि हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं, तो जो कच्चे मकान जिनके हैं इस बारिश में वो क्या हुए हैं ये बयां करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पक्के मकान वाले हैं, जो धन और ऐश्वर्य में जी रहे हैं, उनका भी हाल देखिए। बारिश ने किसी को नहीं छोड़ा है। बारिश का भी अपना समाजवाद होता है, ये किसी को नहीं छोड़ती। देखिए जहाँ पर मैं हूँ रिंग रोड, यहाँ पर ये फॉर्चूनर आप देख रहे हैं, ये पानी में डूबी हुई फॉर्चूनर। और ये फॉर्चूनर, इसके नाम में लिखा है फॉर्चूनर, फॉर्चून यानी कि सौभाग्य, लेकिन ये सौभाग्य डूब गया है। हालांकि ये जो सौभाग्य है, इस सौभाग्य का मनुष्य के पुरुषार्थ से अर्जित जो शास्त्रोक्त सौभाग्य है, उससे कोई संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। ये एक ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड भी पानी में डूबा हुआ है। बहुत ही महंगा ब्रांड है कार का, और मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझिए कि इस बाढ़ ने दिल्ली की क्या हालत की है, किसी को नहीं बख्शा है। और ये जो पॉश कॉलोनियां हैं, वहां की ये तस्वीर है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई है जहां झुग्गी बस्तियां हैं, जहां पर जिनका घर उजड़ गया है, जो आज टेंटों में रह रहे हैं, जो आज विस्थापन का दर्द जी रहे हैं, जिनका एक एक लम्हा सदियों के बराबर है, क्योंकि उन्होंने खोया है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खोई है, अपनी उम्मीदें खोई हैं, अपने भविष्य के सपने खोए हैं। और ऐसे में जब हम यहाँ इस रिंग रोड पे ये तस्वीर देखते हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं। अभी भी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। और देखिए हाथ में 2 लाठी लेकर के ये चाचा हमारे बगल में खड़े हो गए हैं। इनका परिचय मैं ये दूं कि यहाँ पर ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, ये जा चुके हैं, लेकिन ये यहाँ टिके हुए हैं क्योंकि इन पे रखवाली का जिम्मा है। हाँ जी, रखवाली का जिम्मा है जी। और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा आपने, डटे हुए। नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी। दुनिया चली गई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद। दुनिया चली गई, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी डटे हुए हैं 2 लाठी के सहारे। हाँ जी। पानी हम देख रहे हैं, ये कितने साल बाद ऐसा पानी यहाँ देखा? ये 15 साल बाद। 15 साल बाद? हाँ, 88 में आया था जी। हाँ जी। और आप यहाँ से हिले नहीं हैं? डर नहीं लग रहा कि पानी और बढ़ जाए? घर है? नहीं जी, नहीं जी। डटे रहना है। हाँ जी। देखिए डटे रहना है, यही डटे रहने की जो शक्ति है ना, वही इस बाढ़ में दिल्ली वालों की जीविका का सबसे बड़ा सहारा है। और आपको अपने संवाददाताओं से वाकिफ करा दें, इस समय ये जो प्रलय काल है, इसकी हर एक पहलू की रिपोर्टिंग एबीपी न्यूज कर रहा है। हमारे साथ में वरुण जैन जुड़े हुए हैं, लाल किला से हमारे संवाददाता निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ITO बैरा से, और आयुषी नेगी जुड़ी हुई हैं I&FC रेगुलेटर से। ये 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। वरुण जैन के पास चलते हैं, वो उस लाल किले पर हैं। वरुण, आप जिस लाल किले पर हैं उसका हाल भी हम कई दिनों से दिखा रहे हैं, और जब भी मैं उसकी बात करता हूं मुझे मुगल कालीन ऐश्वर्य याद आता है। और वो लाल किला जो एक जमाने से लेकर के आज तक जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, आज वही लाल किला इसी यमुना के आगे बेबस पड़ा हुआ है। क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? और वरुण ये भी बताइएगा, जो 2 दिन से देखा और जो आज देख रहे हैं उसमें फासला क्या है? वरुण। देखिए वही बेबस तस्वीर अभिषेक आपको अभी भी नजर आएगी। फासला पहले की तरह ही उतना ही फासला बना हुआ है, क्योंकि जो पानी का स्तर है यहाँ पर मुझे कुछ कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर देखिए आप सामने वो बस ही देखेंगे, जो 2 दिन पहले तस्वीरें थी वही तस्वीर आज भी है। करीब 7 से 8-10 फीट जो पानी है वो लाल किले के पीछे अभी भी बना हुआ है। हालांकि पानी के अंदर कुछ ठहराव अभिषेक आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, क्योंकि पानी उतना तेज नहीं दौड़ रहा है जैसा कि पहले पानी के अंदर रफ्तार थी। यानी कि जो यमुना नदी है उसके पानी में अब ठहराव आया है।
जल स्तर भी कुछ कम जरूर हुआ है, 208 मीटर से 207 मीटर के आसपास जरूर पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का येलो अलर्ट है, अगर बारिश होती है तो फिर एक बार फिर से हालात बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि तस्वीरें अभी भी बेकाबू ही नजर आ रही है, क्योंकि लगता नहीं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन तक भी कुछ स्थिति सुधर सकती है, और सुधरेगी भी जब पानी धीरे धीरे डाउन भी जाएगा, तब और अलग तरह की चुनौतियां होगी। 10 तरह की जो बीमारियां हैं उसका खतरा यहां पर बनेगा। तो फिलहाल जो दृश्य है वो अपने आप में डराने वाले हैं। आपने एक बड़े पहलू की ओर ध्यान उठा दिया है कि जब पानी नीचे जाएगा उसके बाद क्या होगा। श्री ITO बैराज पर निधि, आप जहां पर हैं, कल से हम देख रहे हैं कि वहां सियासत गरमा रही है, और जब ये सियासत गरमाती तो मुझे दुष्यंत कुमार याद आते हैं कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए। तो जो राजनीति का तमाशा हो रहा है, आप उसके सेंटर पॉइंट पर हैं। मुझे आप बताइए कि वहां पर आप क्या तस्वीर देख रही हैं निधि? अभिषेक, शुक्रिया। आपने जो कहा मैं सीधा उसी संदर्भ में तस्वीरें दिखाऊंगी, चूंकि सियासतदानों का ये सबसे बड़ा केंद्र रहा है और 20 घंटे से इस पर कोशिश की जा रही थी कि गेट खोल दिए जा सके। और देर रात दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया कि एक गेट खोल दिया गया है, 5 गेट जो जाम पड़े हुए हैं उसमें से, और बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से अगर पहले कोशिश की गई होती तो दिल्ली की स्थिति थोड़ी बेहतर होती। ये दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो तस्वीर है वो ठीक सामने नजर आ रही है। कई गेट्स हैं, 32 गेट्स हैं यहाँ पर, और इन गेट्स पर कहानी सिर्फ इतनी है कि हरियाणा से जो हरियाणा के रास्ते जो दिल्ली में पानी पहुँच रहा है, उस पानी के बाहर निकलने का रास्ता इन्हीं गेट से होकर गुजरता है। और इसी वजह से जो 5 गेट जाम पड़े हुए हैं जिसमें सिल्ट लगे हुए हैं, और उसको खोलने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये राहत भरी खबर है कि नेवी और आर्मी दोनों सेनाओं की मदद से एक गेट जरूर खोल दिया गया है, लेकिन दिल्ली पर जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। ये पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम खुश हो सके और हम राहत की सांस ले सके। आगे ये पानी कितने दिन तक जमा रहेगा, और अगर इतना भी पानी है तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी डूबे हुए हैं। और ओखला बैराज, इसके आगे ओखला बैराज जो है, वहाँ ओखला बैराज के रास्ते पानी दूसरे रास्ते अगर नहीं जाता है तब तक स्थिति दिल्ली की जस की तस बनी हुई रहेगी। अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निधि। और देखिए, आप जहां बाहर हैं ITO बैराज में, वहां पर गेट खोलने की कसमकस हो रही है। वो गेट तो खुल जाएगा निधिश्री, लेकिन समस्या ये है कि लोगों ने मानवता का गेट बंद कर दिया है, और जहां से मानवता को प्रवाहित होना चाहिए वहां सियासत का बैराज उसे डाइवर्ट कर रहा है। हमारे साथ में आयुषी नेगी हैं, I&FC रेगुलेटर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आयुषी, आप जहां पर हैं, मुझे याद है दिल्ली के LG भी वहां पर पहुंचे थे। मुझे आप बताइए, आप जहां हैं, पहले दर्शकों को समझाइए उस जगह का महत्व क्या है। आप वहां हैं, इसके एक मायने हैं। आप वहां हैं कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। मुझे समझाइए इस रेगुलेटर के मायने और अभी वहां क्या स्थिति है। आयुषी। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे जो मैं नाला देख रही हूँ, ये जो नाला है इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये वही नाला है जो दिल्ली की गंदगी को बाहर फेंकता है। लेकिन इन दिनों ये वही नाला बना हुआ है जो गंदगी लोगों के घरों में घुसा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, बहुत दुखद तस्वीरें ये हैं। हमने तमाम तस्वीरें तो देखी, लेकिन इस बस्ती की हालत आप देखिए। जो लोग हैं, लोगों के घर किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। जो दिन रात कमाकर लोगों ने अपना सामान खरीदा था, आज उस सामान को फेंकने में लोग मजबूर हो गए हैं। अपने घरों में ताला लगाकर लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। आप सोचिए, इस बारिश भरे मौसम में, ऐसे मौसम में लोग दूसरों के घरों में रातों या छतों में अपनी रात बिता रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि 40 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने दिल्ली की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। आप सोचिए, ये पानी कितना गहरा होगा। ये यहीं पर शुरू नहीं होता है, आगे तक ये कॉलोनी बहुत लंबी जाती है, जहां पर बहुत सारे घर हैं, और उन घरों में इस वक्त आपको सिर्फ ताला ही लटका दिखाई देगा। क्योंकि इनका कहना है वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब मदद की बारी आती है, जब उनको जरूरत होती है ऐसे लोगों की, तब वो लोग नहीं आते हैं काम। अब देखिए, मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। एक अम्मा मेरे साथ मौजूद है, वो बताएंगी देखिए कब से वो यहाँ पर रह रही हैं और कैसी तस्वीर उन्होंने पहले दिल्ली की देखी थी और अब के कंपैरिजन में कितनी अलग वो तस्वीर है। अम्मा, कब से रह रही हो यहाँ पे? 40 साल से। अच्छा, पहले हुआ है ऐसा हाल आपके इस इलाके का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब 5-6 साल से ये हाल हुआ एवरी डे। न तो थोड़ा सा आता था, पानी चला जाता था।
क्या क्या दिक्कतें हो रही है, कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत बहुत हो रहा है, दिक्कत यहाँ पर बहुत हो रहा है। न बिजली का कोनो सुविधा है, न पानी का सुविधा है। ये पानी जो आ गया तो कोई देखे। बिजली आ रही है? नहीं, कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गया। 5 दिनों से अभिषेक आप सोचिए, बिना बिजली के लिए, बिना बिजली के ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस गर्मी में, इस मौसम में। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर तो अंदर है, डूबा पड़ा है बिल्कुल 5 दिन से। ठीक कह रही हैं आयुषी, आप एकदम ठीक कह रही हैं आयुषी। आप जो वहाँ की सिचुएशन बता रही हैं आयुषी, और जो आप दिखा रही हैं, जिन लोगों से आप बात कर रही हैं, दरअसल वही लोग दिल्ली की इस त्रासदी की जीती जागती दास्तां हैं। कुछ इबारतें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं पढ़ी जाती हैं, जो चेहरे पे छपी होती हैं, और संवेदना होनी चाहिए उनको पढ़ने के लिए। वही संवेदना, इतनी बारिश, इतनी बाढ़ है, लेकिन जिस संवेदना का सूखा पड़ गया है, जिस संवेदना का अकाल पड़ गया है। हम आपको आईटीओ की तस्वीरें दिखाएंगे। आप आईटीओ को देखिए, आईटीओ जहां नजर जाती है पानी ही पानी है। और आईटीओ दिल्ली का वो इलाका है जिससे होते हुए आप राजघाट की ओर बढ़िए, आप आईएसबीटी की ओर बढ़िए, कश्मीरी गेट, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर बढ़िए, रिंग रोड, ये सारी जो रास्ते हैं आईटीओ इनका कह सकते हैं इनका सेंट्रल पॉइंट है। यानी कि दिल्ली का ये वो जगह है, ये वो चैनल है जिससे कि दिल्ली नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की ओर जाने का रास्ता जाता है। और इस बेहद ही व्यस्ततम रास्ते पर सब कुछ ठहर गया है, ट्रैफिक ठहर गई है, वक्त ठहर गया है। एक जो यहाँ के इतिहास का, यहाँ के स्मृतियों का सुनहरा अध्याय है, वो भी ठहर गया है। जगह जगह आपको बैरिकेड दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पर रेड लाइट अगर ना हो तो कोई रुकने को तैयार नहीं होता है, वहाँ पर पुलिस के बैरिकेड इंसानियत का रास्ता रोक रहे हैं। और इंसानियत मैं इसलिए कहूँगा कि किसको क्या मुसीबत आन पड़ी है, किसी का घर डूबा हुआ है, कोई बीमार है, परेशान है, सब के सब उस हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और ये आईटीओ जो है, ये आईटीओ इसका एक तरह से प्रतीक बना हुआ है, जहां पर हम वो तस्वीरें देख रहे हैं। और आपको हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के, ब्रेक के पहले सुनील एक तस्वीरें दिखाइए। हमारे साथ में ये जो खड़े हैं, क्या नाम बताया था आपने? सत्येंद्र प्रसाद जी ने बड़ी लगन से इस फॉर्च्यूनर का इतना हिस्सा साफ किया। दिखाइएगा, ये सुनील दिखाइएगा, ये फॉर्च्यूनर इनकी नहीं है, लेकिन एक कर्तव्य बोध देखिए, मालिक की है। हाँ, तो आपका धर्म है इसे साफ करना। हाँ जी, मालिक यहाँ से जा चुके हैं। हाँ जी, सत्येंद्र दास डटे हुए हैं। हाँ जी, और अपना धर्म निभा रहे हैं। हाँ जी, ये फॉर्च्यूनर को जो इन्होंने साफ किया है, ये फॉर्च्यूनर को साफ नहीं किया है, इन्होंने उस दर्पण को साफ किया है जो दौलत वालों की आंखों पर पड़ा हुआ है। इसको देखें और समझें कि इस आपदा काल में इंसानियत किसे कहते हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उस तस्वीर को देखने से पहले आप मेरे साथ दुष्यंत कुमार को सुन लीजिए, उसके बाद वो तस्वीर समझ में आएगी। दुष्यंत ने लिखा था कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग कहीं दूर जाके बैठ गए। और ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप देखिए आईटीओ राजघाट की तस्वीर, जहां पर पानी अभी भी इतना ज्यादा है कि चलना फिरना मुश्किल है, जाना मुश्किल, लेकिन वहां पर लोग आ रहे हैं। वहां पर लोग एक पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल बना दिया है, भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको देखने के लिए। वहां लोग सेल्फी ले रहे हैं, बाढ़ भी सेल्फी पॉइंट बन गई है। ऐसा भी होता है कि आपदाएं कुछ लोगों को बर्बाद करती हैं, कुछ को हैरान करती हैं, और कुछ को एक तरह का एक्सटेसी जिसे कहते हैं उत्साह, उत्सुकता, वो पैदा करती है। वो कैमरे में कैद करते हैं, वो सेल्फियां आगे फॉरवर्ड करते हैं और उस पे लाइक्स आती हैं। ये भी इस सृष्टि का एक सत्य है कि कहीं आपदा है और कहीं अवसर है, कहीं आनंद है, कहीं संताप है। तो अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ की, राजघाट की, और आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट, जिन्होंने वहां से इस पूरी तस्वीर को बयां किया है। देखिएगा इसे। समाधि स्थल पूरी तरीके से जलमग्न है, अंदर जाने की जगह नहीं है और अंदर 6 से 8 फीट तक पानी है। और जो लोग अंदर से आ रहे हैं उनका ये कहना है कि समाधि भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ।
वो तस्वीर जो कि यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई आपदा आई हुई है। यहाँ पर लोग एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बना करके ऐसा लग रहा है कि किसी स्विमिंग पूल में आए हुए हैं। लोग अपने परिवारों के साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हालत ये है कि यहाँ पर आकर के फ़ोटो खींची जा रही हैं, वीडियो कॉल्स की जा रही हैं और कुछ इस तरीके से ये जो तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लोग अपने हाथों में जो मोबाइल लेकर के आए हुए हैं और फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। आप बच्ची को क्या घुमाने के लिए लाए हो? घुमाने के लिए लाए। लेकिन दिल्ली में आपदा आई हुई है, आप क्या करने आए हो यहाँ पर? पानी देखने। पानी देखने? अरे ये तो यहाँ पर फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड के पास तो नहीं जाते हैं। जब ऐसा जो है सीरियस इशू है तो आपको नहीं लेके आना चाहिए। जिद कर रही थी बच्ची। जिद कर रहे हैं बच्चे तो आप इसको लेकर आ गए। आप ये एक बच्ची को लेकर के आ गए साथ में। ये पिकनिक स्पॉट तो नहीं है क्योंकि फ्लड आया हुआ है। वो लग रही है बच्चों को लग रही है कि पानी दिखाना। तो देखिए ये भी एक तस्वीर है यहाँ पर जहाँ पर आइसक्रीम के ठेले भी लग गए हैं, जहाँ पर मूंग दाल राम लड्डू जिसको कहा जाता है यहाँ पर, वो जो है उसके पकौड़े के यहाँ पर स्टॉल्स खुलने लगे हैं और लोग देखिए किस तरीके से आ रहे हैं और परिवार को साथ में लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के आ रहे हैं और एक पिकनिक स्पॉट सा यहाँ पर तस्वीर बन गई है। आइसक्रीम खाई जा रही है यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का पानी आया हुआ है। तो एक तस्वीर आपको अंकित गुप्ता दिखा रहे थे और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पानी में खड़ा होकर के मैं एंकरिंग कर रहा हूँ और ये मोनू भाई जो हैं, जो ये सामने रखवाली करते हैं इस बिल्डिंग की, ये मेरे लिए चाय लेकर के आ गया कि साहब चाय पीजिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये पानी ठंडा है और आप बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं। तो एक वो तस्वीर देखिए, एक ये तस्वीर देखिए। वो तस्वीर जो है वो एक तमाशे की प्रतीक है और ये जो तस्वीर है ये संवेदना की प्रतीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सैलाब आप देख रहे हैं, जहां मैं आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहा हूं, इस सैलाब में भी दिल्ली इसलिए नहीं सुरक्षित है कि सरकारी मशीनरी काम कर रही है। दिल्ली इसलिए सुरक्षित है कि ये संवेदनाएं काम कर रही है। संवेदनाएं जो दर्द को महसूस करती हैं, जो पीड़ा को समझती हैं और जो इस सैलाब के बीच में भी कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं जो कि उम्मीद की धूप बन करके चमकता है। और यहाँ पर जहाँ मैं हूँ देखिए, यहाँ पर धूप गिर रही है, इस पानी पर धूप चमक रही है, इस दुआ के साथ कि ये धूप जो है फिर से सामान्य स्थितियों की धूप हो, ये आपदा जल्दी खत्म हो, दिल्ली फिर से पटरी पर लौटे।